भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के आरएसएस के खिलाफ बयान के बाद उनके अपने ही प्रदेश के करीब 2 दर्जन से अधिक नेता बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी कर रहे हैं। पूर्व सांसद एवं पूर्व में भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष कृपाल परमार सहित अन्य कुछ नेता इस टीम की कमान संभालकर सबको एक मंच पर लाने की योजना कर रहे हैं। इसमें कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, हमीरपुर सहित अन्य जिलों के कई पूर्व विधायक या पार्टी के बड़े पदाधिकारी शामिल हैं। इन सब के निशाने पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के अलावा अन्य कुछ नेता हैं। इन नेताओं के गलत निर्णय ने 6 नेताओं का राजनीतिक जीवन लटका दिया। इतना ही नहीं, अब 3 और नेताओं की स्थिति खराब की जा रही है। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यसमिति में संगठन के मामले में हिमाचल का उदाहरण पूरे देश में दिए जाते थे, लेकिन भाजपा में नड्डा दौराने के बाद बड़े पदों पर छोटे लोगों को बिठाकर कार्यकर्ता की जगह कलेक्शन करता बिठा दिए हैं, जिससे कार्यकर्ता निराश हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है, ये सारी बातें मैं इसलिए कर रहा हूं कि जयराम ठाकुर के तीनों विधानसभा में उपचुनाव हार गए, अपनी होम कॉन्स्टिट्यूंसी मंडी पार्लियामेंट्री हार गए। फिर क्या वजह थी कि उनको 1 साल तक एक्सटेंशन दी, जबकि गुजरात में पूरी की पूरी सरकार बदल थी। बड़े अफसोस की बात है कि जो सरकार उस वक्त चली जाती तो आज भी यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती। हिमाचल में उपचुनाव हार जाते हैं, नड्डा जी कायम रहते हैं। हिमाचल की सरकार चली जाती है, नड्डा जी कायम रहते हैं। और ये जो हिमाचल प्रदेश में पहली बार ये जो ऑपरेशन नड्डा हुआ राज्यसभा के चुनाव के दौरान, लोग कहते हैं ऑपरेशन लोटस, लेकिन ऑपरेशन लोटस होता तो कामयाब हो गया था। जब यार आपको पता है कि 6 ही आए हैं, 6 से सरकार नहीं जाती, तो आप काहे को पंगा ले रहे? लेकिन जयराम ठाकुर जी पता नहीं कौन से स्कूल में पढ़े हैं। वो कहें जी वो 4 जून को 2 सरकारें बनेगी। तो मैं कहा भाई कियां बननी है 2 सरकारें? 10 से 25 और 6 31 होते हैं, उनके 34 हैं, कैसे बनेंगी सरकारें? लेकिन वो अंत तक जब डिक्लेयर नहीं हो गया। मेरे कहने का मतलब ये है कि आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश में जो एक चंडाल चौकड़ी बनी थी, उसने पूरे हिमाचल प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया। जितने निष्ठावान कार्यकर्ता थे उनको उन्होंने घर बिठा दिया, और कार्यकर्ता की जगह पर अब पता नहीं कौन क्या करता है जो आए हैं। लेकिन लगातार फेल्यूर के बाद भी अब कह रहे हैं कि 10 में से 6 हम जीते। तो यार 4 तो मोदी जी ने जिता लिए, 2 कांग्रेस की गलती से जीत गए और 4 आप हार गए। और तो और जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी ने लोकसभा के चुनावों के बीचों बीच आरएसएस के खिलाफ उन्होंने बयान दिया। कोई कैसा भी पॉलिटिशियन हो, उसको इतनी समझ होती है यार भी अभी मैंने इस बंदे से वोट लेने, मैं ना कुछ करूं। किसी के 2 वोट भी। हिमाचल प्रदेश तो क्या, हिंदुस्तान के जो बड़े बड़े राजनीतिज्ञ हैं, बड़े बड़े वकील हैं, उनकी समझ में भी नहीं आया कि ये चुनाव क्यों हो रहा है। क्योंकि ये तीनों विधायक निर्दलीय थे। पहले वो कांग्रेस को सपोर्ट करते थे, किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, कोई पृष्ठभूमि का सवाल नहीं था। उसके बाद जब राज्यसभा का चुनाव आया तो उन्होंने बीजेपी को सपोर्ट किया, वो कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। कांग्रेस के 6 लोगों ने व्हिप का उल्लंघन किया, उन पर कानूनन जो था वो दल बदल का जो उसका चलता था वो चला, उनको निष्कासित किया और उन्होंने चुनाव लड़ा। लेकिन किसी के दिमाग में या किसी के दिल दिमाग को
ये बात पच नहीं रही है कि हिमाचल की इन 3 विधानसभा क्षेत्रों में क्यों चुनाव हो रहे हैं। निर्दलीय थे, वो चुनाव में कहीं भी जा सकते थे और कोई दिक्कत नहीं थी। और दूसरा मेरा भी विषय ये है कि मैं 40 साल से भारतीय जनता पार्टी में एक्टिव रहा हूं। 1980 के दशक से विद्यार्थी परिषद में काम किया, फिर युवा मोर्चा में काम किया, फिर बीजेपी में काम किया। और अगर मैं ये कहूं कि पिछले 30-35 सालों से लगातार मैं किसी न किसी मुख्य पद पर रहा हूं। और जो घटनाक्रम हुआ, जो मेरे साथ हुआ, वो एक, उसको षड्यंत्र की डेफिनेशन भी नहीं दी जा सकती। वो एक छल था जो मेरे साथ किया गया। अगर नड्डा जी मेरे क्लास फेलो रहे हैं, हम एक क्लास में, एक सेक्शन में, एक हॉस्टल में, एक फ्लोर में, 7 के कमरों में 4 साल रहे हैं। और वो वक्त जब हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में विद्यार्थी परिषद का काम करने का मतलब मौत भी होता था। कामरेडों के साथ इतना तगड़ा संघर्ष होता था। और जब नड्डा जी अध्यक्ष बने तो सबको मालूम है कि वोट बराबर हो गए थे। 3 राउंड में नड्डा जी 1 वोट से हार रहे थे। बिजली गई, 1 वोट मैंने निकल लिया और नड्डा जी के बराबर बराबर वोट हुए और नड्डा जी ब्रैकेटेड यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष बने। मैं भी चुनाव लड़ रहा था, मैं हार गया था। नड्डा जी के कहने पर हमने यूनिवर्सिटी में कब्जा किया। एक इंटरव्यू में नड्डा जी कह रहे थे जी कि मैं 1 दिन के लिए वाइस चांसलर भी बना था। तो मैं उस एंकर को फोन करके पूछ रहा था, यार इनको पूछो तो सही भी बनाया किसने था। यूनिवर्सिटी कैंपस में कब्जा किया, एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक में कब्जा किया और इनको मैं रजिस्ट्रार बना था, उनको वाइस चांसलर बनाया था। जो हमारे जो एजी हैं अशोक शर्मा जी, ये कंट्रोलर एग्जामिनेशन बने थे। और उसके बाद जब विद्यार्थी परिषद का ज्ञापन देते हुए नड्डा जी की राजा वीरभद्र के साथ गर्मा गर्मी हुई तो उन्होंने कहा कि इस बात का बदला लेना है। तो हमने 14 अक्टूबर 1984 को विधानसभा का सत्र, स्पेशल सत्र चल रहा था। टीएस नेगी को उस दिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किया गया था। मैं तथ्यों के साथ बोल रहा हूं जो बोल रहा हूं। और मैंने 4 लोगों को लेके विधानसभा में हंगामा किया था और हमको 4-4, 5-5 दिन की सजा हुई थी। उस साथी के साथ उन्होंने ऐसा किया कि जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, मैंने 2017 में चुनाव लड़ लिया। उसके बाद उन्होंने मेरा जीना हराम कर दिया। चाहे जयराम ठाकुर क्या था, या वो था, चाहे पार्टी के लोग थे, आपके यहाँ के जो स्थानीय मंत्री थे, उन्होंने भी कोई कमी नहीं रखी। कौन जी? बताऊंगा। 2017 में मुझे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इंटरवेंशन से टिकट मिला। वो हिमाचल के लोगों को पचा नहीं और मेरे खिलाफ षड्यंत्र होना शुरू हुआ। बलदेव ठाकुर को खड़ा किया गया और बलदेव ठाकुर पहले चुनाव से हटने को तैयार थे, लेकिन एक बहुत बड़े नेता ने उनको फाइनेंस भी किया और ये कहा कि ये हार जाएगा, सुजान सिंह जी बीमार हैं, तो अगले चुनाव जब भी होगा टिकट तुम्हें मिलेगी। आज मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूं कि वो प्रॉमिस पूरा किया। मैं हार गया, सुजान सिंह जी का देहांत हो गया और बलदेव ठाकुर को, जिसके साथ किसी बड़े नेता ने कमिटमेंट की थी, उसको टिकट मिला, उसने चुनाव लड़ा। चुनाव से पहले मैंने मुख्यमंत्री जी को, पार्टी के लोगों को कहा कि सरकार में मेरी कोई भागीदारी हो, तो व्यंग से कहते थे जी कि तुम्हारा फैसला तो पीएमओ में होता है। यहां तक कि दूसरे राज्यों में छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को चुनाव की ड्यूटी लगाई गई। मेरी ड्यूटी गुजरात में लगी थी पीएमओ के कहने पे,
तो उन्होंने कहा कि जी आपको तो पीएमओ से ड्यूटी लगती है, इसलिए कहीं नहीं लगाई गई ड्यूटी। मुझे किसी बोर्ड कॉरपोरेशन का मेंबर तक नहीं बनाया गया। और तो और जब सरकार की तरफ से आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर पूरे हिमाचल प्रदेश में चुनाव कार्यक्रम हो रहे थे, जिसके बारे में बसों का, एचआरटीसी की बसों का दुरुपयोग के आरोप भी लगे थे। हर मंडल को 100 बस दी गई थी। आज मैं पूछना चाहता हूं जयराम ठाकुर जी से कि वो क्या वजह थी कि फतेहपुर में आपका विधायक नहीं था। आपने मंत्रियों के कॉन्स्टिट्यूंसी में भी बसें दी, आपने विधायकों के भी ली, आपने 67 कॉन्स्टिट्यूंसियों में प्रोग्राम में बसें दी, लेकिन फतेहपुर में आपने एक भी बस नहीं दी। जब मैंने प्रशासन को पूछा कि बसों के बारे में कैसे कैसे लगाने, तो कहते जी यहां पे बसों का कोई इंतजाम नहीं। मैंने पूछा भी क्या कारण, कि जी मुख्यमंत्री ने कहा कि कृपाल परमार करें। मैं सोचा रहा मेरे बूढ़े का ब्याह लग गया भी मैं करूंगा। मैंने मुख्यमंत्री जी से बात की, कहते जी कि आप सक्षम है, आप कर सकते हैं। तो मैं कह जी आपके मंत्री जो मोटी कमाई कर रहे हैं वो सक्षम नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं कर लूंगा। मैंने विक्रम ठाकुर जी को फोन किया, आरटीओ से 100 बसें हमने अंगेज की, किराया हमने देना था। 100 बसों की लिस्ट हमारे पास है। 100 बसों की लिस्ट आरटीओ ने कहा कि इन बसों की ड्यूटी लग गई। और आप हैरान होंगे कि मुख्यमंत्री ने धर्मशाला से आना था, 11 बजे उन्होंने फतेहपुर पहुंचना था, वो 9 बजे आ गए। हमने 11 बजे की जो बाइक रैली रखी थी उसको सैबोटेज कर दिया। हमारे पास कोई चारा नहीं था। मैंने रिक्वेस्ट की कि जी आप नूरपुर बैठ जाओ, जहाँ एक पार्टी का कार्यालय वहां बैठ जाओ। नहीं, मैं फतेहपुर बैठूंगा। और फतेहपुर के मैदान में ही वो कार्यक्रम था। ये शायद 30 या 31 जुलाई की बात है, 21 की। हम मुख्यमंत्री जी के साथ बैठ गए और वहां से फोन आने शुरू हो गए कि जी हमारी बस नहीं आई, हमारी बस नहीं आई। हमारी 100 में से 90 बसें गायब हो गई। बीजेपी ने जो बसें हायर की हों, जो किराए पे हायर करनी हो, आज तक कांग्रेस के राज में भी ऐसा नहीं हुआ कि बसें गुम हो जाएं। मैंने विक्रम ठाकुर को पूछा, भाई ये क्या हो रहा है? मैं पूछता आरटीओ करता फोन। हमने ऑन द स्पॉट इंतजाम किए, कार्यकर्ताओं को बोला कि आप अपने खर्चे पे आओ और कार्यक्रम हुआ। वो फिर भी कार्यक्रम सफल करवा दिया। और फिर भी सरकार की तरफ से बड़ी बेशर्मी के साथ डिक्लेरेशन हुई कि ये सरकारी कार्यक्रम है। मैं बोले रहा सरकारी तंबू ही है, बाकी तो कख भी नहीं। यानी मुख्यमंत्री रहते हुए एक व्यक्ति ने एक अदने से कार्यकर्ता को निपटाने के लिए उन्होंने अपनी रैली को सैबोटाइज करने की कोशिश की। जब फिर भी सैबोटाइज नहीं हुई तो उन्होंने एक नकली सर्वे रिपोर्ट बनाई और उसमें लिखा कि कृपाल परमार का मंडल अध्यक्ष, महिला मोर्चा की मंडल अध्यक्षा, जिला का फलाना आदमी, ये 4 लोग जो हैं वो पंचायती राज का चुनाव हार गए हैं। मैंने मुख्यमंत्री जी को पूछा, मैंने कहा जी पंचायती राज का चुनाव ये हार गए हैं, ये रिपोर्ट में मेंशन है, लेकिन वहां पर पहली बार बीडीसी जो है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों निर्विरोध चुने गए हैं, उसका चर्चा नहीं है। वो जो 27 बीडीसी मेंबर हैं उसकी चर्चा नहीं है। हमारे 35 के करीब मैं क्या विधायक, जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी ने लोकसभा के चुनावों के बीचों बीच आरएसएस के खिलाफ उन्होंने बयान दिया। कोई कैसा भी पॉलिटिशियन हो, उसको इतनी समझ होती है यार भी अभी मैंने इस बंदे से वोट लेने, मैं ना कुछ करूं। किसी के 2 वोट भी हो तो उस परिवार में अगर पता भी हो कि वोट नहीं देगा तो भी उसके सामने हाथ जोड़ता है, यार फिर देख लो गलती फलती माफ करना, वोट दे देना। एक ऐसा संगठन जिससे विचार की प्रेरणा लेकर हम लोग काम करते हैं, ऐसा संगठन जिसको हम लोग मातृ संगठन कहते हैं, ऐसा संगठन जिसके करोड़ों फॉलोअर हैं, ऐसा संगठन जो चुनाव के दिनों में बीजेपी के लिए वोटर को वो पोलिंग बूथ पे लाने का काम करता है,
उसके चुनाव के बीचों बीच राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना कि हमें अब संघ की जरूरत नहीं है, मेरी समझ से परे की बात है। मुझे अफसोस है कि मैं नड्डा जी को यही कहूंगा कि तू मेरा दोस्त है, सारे जहां को है मालूम, अगर एक चीज तो शर्मा ले। जिस तरीके से आप लोगों ने संघ के साथ आचरण किया है, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता शर्मिंदा है। मैंने जब बयान दिया था तो हिमाचल प्रदेश से एक बयान आया कि कृपाल परमार भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं उस भाई साहब से पूछना चाहता हूं कि मैं अगर भ्रमित करने का प्रयास कर रहा हूं तो आप कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करें और प्रेस में आएं और कहें कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी के इस बयान का समर्थन करते हैं। अगर हिम्मत है तो ये बयान दें। आपको किसी समय धूमल जी का भी सारथी कहा जाता था। मैं पार्टी का साथी हूं, पार्टी का सिपाही था मैं, और मैं आज आपके साथ कह रहा हूं कि अगर नड्डा जी मुझे बुला के कहते कि कृपाल शट अप, तुमने चुनाव नहीं लड़ना, कभी नहीं हो सकता कि मैं चुनाव लड़ता, लेकिन मेरे को जलील करते रहे और खिलाते रहे। आदरणीय मोदी जी का फोन भी करवाया तो विड्रॉल के बाद करवाया, और तब तक मुझे पूरा वो कर लिया हुआ था जी कि नाट। 29 तारीख को विड्रॉल थी, 30 को 12 बजे आदरणीय मोदी जी का फोन आया, मेरे, और मैं आज क्लियर करना चाहता हूं कि मोदी जी से मेरे फोन पे बात नहीं हुई थी। जिसके फोन से बात हुई थी वो भी मुख्यमंत्री का और नड्डा जी का बंदा है। ठीक है, अगर वो बात हुई, हमने रात को फैसला किया कि कल हम आप इमीडिएट तो कुछ करने की जरूरत नहीं थी, रिटायर होना था। हमने कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करेंगे लंच पे, वहां पर ये बात रखेंगे और फिर हम चुनाव से हट जाएंगे। 30-31 को, जिस दिन मैंने चुनाव से हटना था, 11 बजे मुझे नड्डा जी का फोन आता है। मैं नड्डा जी के साथ गर्मा गर्मी होती है मेरी, लेकिन मैं उनको कहता हूं कि हमने दोपहर के खाने पे हमने इकट्ठे होंगे और हम फैसला करके आपको 2 बजे बताते हैं, मैं मैनेज कर लूंगा। नड्डा जी के फोन रखने के 15 मिनट के अंदर अंदर मेरे फोन पे पार्टी ऑफिस से सीधा फोन आया कि आपको पार्टी से निष्कासित कर दिया। जिस कार्यकर्ता के साथ देश के प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं, देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष बात कर रहा है, प्रदेश के लोगों ने क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष को पूछे बिना मुझे निष्कासित कर दिया होगा? लेकिन उनके जो मंसूबा था वो कामयाब हो गया, और उस बंदे के फोन में रिकॉर्डिंग थी। आप लोगों ने वो रिकॉर्डिंग सुनी होगी। अगर मैं यहां पे बात कर रहा हूं, अगर मेरा स्पीकर ऑन होता तो वो बंदा जिसका फोन था मेरे कान से कान लगा के सुनने की कोशिश ना करता, उसको दूर सुनाई दे रहा। अगर मेरी बगल में बैठे हुए व्यक्ति को सुनाई नहीं दे रहा तो 10 गज से दूर रिकॉर्डिंग करने वाले के रिकॉर्डर में मेरी आवाज आ सकती थी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की आवाज नहीं आ सकती थी। उस फोन में से रिकॉर्डिंग को उठाया गया, उस वीडियो को जोड़ा गया, और जब मैं नहीं हटा तो फिर ये बताने के लिए कि ये फोन मेरे लिए किया गया था, उस कैसेट को, उस वीडियो को, ये भी नहीं देखा कि इससे प्रधानमंत्री की कितनी उनको कितना बुरा लगेगा, उस वीडियो को उन्होंने जारी किया। तो इन सारी चीजों के बाद जहां इतना छल कपट है, तो मैं ठीक है, अगर मैं पार्टी से 2 कदम बाहर भी बैठा हूं तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपका कोई ऐसा क्या, जो जयराम सरकार थी उसका पतन कैसे हुआ, कुछ उस पर विचार? देखो, ऐसा है कि जयराम सरकार तो वो एक एक्सीडेंट से बनी हुई सरकार थी। ही वॉज एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर। धूमल जी हार गए, सत्ती हार गए, रणधीर शर्मा हार गए, रविंद्र रवि हार गए, तो उनका नंबर आ गया। लेकिन वो सरकार जिसको केंद्र की सरकार ने बोरियां भर भर के पोषित किया, अगर वो सरकार रिपीट नहीं हो पाई तो मुझे लगता है कि जयराम ठाकुर जी को भी अपने गिरबान में झांक के देखना चाहिए।
वो दोस्तों को निपटाते रहे। मैं अंग्रेजी में फ्रेंड्स नहीं बोल रहा हूं क्योंकि फ्रेंड्स फिर 2-3 तरह के हो जाते हैं ना, दोस्तों को निपटाते रहे। कृपाल परमार को निपटाने के चक्कर में उन्होंने अपनी सरकार ही हुआ दी। और जिस तरीके का आचरण उन्होंने राज्यसभा के चुनाव के अगले दिन किया, उनकी बॉडी लैंग्वेज लग रही थी कि यहां कोई संविधान सुकून कुछ नहीं है, हमने जाके सुखविंदर सुक्खू को बाजू से पकड़ना और मैंने बैठ जाना जाके। अरे भैया, तुम्हारे पास 25 लोग हैं, उनके पास अभी भी 34 हैं, तो कैसे होगा? और आज अगर सुखविंदर सुक्खू जी को मैं कहना चाहता हूं कि उनको जयराम ठाकुर जी का धन्यवाद होना चाहिए कि उनका इस सरकार को बनाने में, सरकार को बचाने में बहुत बड़ा योगदान है। आज अगर ये सरकार चल रही है तो इसमें जयराम ठाकुर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए उनको, क्योंकि इनके प्रयासों के कारण ही ये सरकार बनी, उनके कारण चल रही है। ऐसे आपको लगता है धवाला जी के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा? धवाला, रमेश धवाला के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा? उनके वो भी कहते हैं नहीं, सबके साथ ही ऐसा। देखो, ऐसा है कि मैं बड़ा स्पष्ट आदमी हूं कि जो पार्टी में आया है उसने एक दिन रिटायर होना है, और उसको रिटायर करने का कोई तरीका होना चाहिए। सरकार में कोई एम्प्लॉय होता है, उसको भी वेलफेयर देते हैं और फेयरवेल पार्टी देते हैं। तो किसी को जलील करके जब आप निकालते हो तो दिक्कत होती है। कम से कम मैं ये कह रहा हूं कि मैंने यहां नीचे से लेकर, जहां के संगठन मंत्री से लेकर राष्ट्रीय संगठन मंत्री तक, राष्ट्रीय अध्यक्ष तक, मैंने उनको ये कहा कि जी मेरे से तो कोई दिक्कत है, मेरे से गलती होगी तो मेरे को एक रिस्पेक्टेबल एग्जिट दे दो। मुझे प्रदेश में काम नहीं करना, अगर मुझे लगता है कि मैं राष्ट्रीय स्तर पे काम करता हूं, राष्ट्रीय एग्जीक्यूटिव का मेंबर बना दो, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। लेकिन उन्होंने मुझे जलील किया और करते रहे। और सबसे बड़ा मलाल ये था कि, और मेरी त्रासदी ये थी कि जब मैंने प्रधानमंत्री जी से भी ये बात की तो उन्होंने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन का मैटर है, आप नड्डा जी के पास जाओ। और मुझे पता था कि नड्डा जी के पास जाके क्या होना है, और वही हुआ, और वो बाकी आपके सामने है। आजकल आप क्या कर रहे हैं? बस